बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट 2 पढ़ रहे हैं। हेल्थ असेसमेंट 2 में हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम असेसमेंट। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। इसके साथ यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफा अजहर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में हमने हार्ट की अस्कल्टेशन और इसके साथ वस्कुलर सिस्टम की असेसमेंट पढ़ लिया था। हमने बहुत सारे जो आर्टरीज़ है उनकी पल्सेशन डिस्कस की हुई थी। आज हम एबनॉर्मल फाइंडिंग्स पढ़ेंगे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एबनॉर्मल फाइंडिंग्स किसे कहते हैं और एबनॉर्मल फाइंडिंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में स्किन और हेयर एबनॉर्मलिटीज़, कि जब भी कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम की वजह से स्किन में कौन से एबनॉर्मलिटीज़ आ सकते हैं, और हेयर्स की ग्रोथ में कौन से एबनॉर्मलिटीज़ आ सकते हैं। वार्म स्किन में इंडिकेट कंडीशन काजिंग फीवर और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर स्किन वार्म है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वार्म का मतलब ये कि अगर एबनॉर्मली वार्म है, नॉर्मली जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो तब होती है कि जब बिल्कुल कार्डियोवास्कुलर जो मूवमेंट हो रही होती है ब्लड की, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, हेल्थी ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो उस टाइम नॉर्मल टेम्परेचर होती है। लेकिन कभी कभार स्किन बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, तो ये वार्म इस टाइम होता है कि जब कोई फीवर हो बॉडी के अंदर, तो उस टाइम स्किन वार्म हो जाती है। या फिर अगर कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है किसी भी वजह से, तो उस टाइम स्किन की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वार्म होती हैं। एब्सेंस ऑफ बॉडी हेयर ऑन द आर्म और लेग्स में इंडिकेट डिमिनिश्ड एट्रियल ब्लड फ्लो टू दीज एरियाज। अगर हमने ये देखा कि आर्म्स में और लेग्स में, जो पेरिफेरीज में यानी आर्म्स पे लेग्स पे जो हेयर्स होते हैं, अगर वो हेयर्स मौजूद नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिमिनिश्ड आर्ट्रियल ब्लड फ्लो है। इन एरियाज़ में सही तरीके से आर्टरीज के थ्रू ब्लड फ्लो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हेयर्स है वो मौजूद नहीं हैं। क्योंकि जब इंटेक्ट सर्कुलेशन हो रही होती है नॉर्मली, तो इसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है पेरिफेरीज में, लेग्स में और आर्म्स में। साइनोसिस, पेलर और कूल स्किन में इंडिकेट पुअर कार्डियक आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूजन। अगर साइनोसिस है यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन है स्किन में, अगर स्किन की कलर पेल है, पेलर हो गई है, या फिर अगर स्किन कूल है, तो इसका मतलब ये है कि कार्डियक आउटपुट पुअर है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है, और टिश्यू परफ्यूजन सही तरीके से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल चेंजेस आए हुए हैं। आर्टीरियल इंसफिशिएंसी किसे कहते हैं, ये कौन सी कंडीशन होती है, तो लिखा है इन ए पेशेंट विद आर्टीरियल इंसफिशिएंसी पल्सेस में बी डिक्रीज और एब्सेंस। अगर आर्टीरियल इंसफिशिएंसी है यानी आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड की सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं है, वो सही तरीके से नॉर्मली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इस कंडीशन को आर्टीरियल इंसफिशिएंसी कहा जाता है। तो वो पेशेंट जिनमें आर्टीरियल इंसफिशिएंसी है, तो उनमें पल्सेस या तो डिक्रीज होते हैं या तो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, वो मौजूद नहीं होते हैं। दिस skin is cool, pale and shiny. Hair loss occur in areas and the patient may lead pain in legs and feet. और ऐसे कंडीशन में स्किन कूल होता है, पेल होता है, शाइनी होता है, शाइनी सी वो अपीयरेंस उसकी होती है। तो जब भी पेलर हो जाती है स्किन में, तो पेलर के साथ साथ शाइनी भी हो जाती है स्किन। इसके अलावा लिखा है हेयर लॉस होते हैं, हेयर की ग्रोथ वहाँ पे फिर सही तरीके से नहीं हो सकती, और पेशेंट को में भी पेन महसूस हो सकती है, फीट में पेन हो सकती हैं, लेग्स में पेन हो सकती हैं, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं है तो बॉडी टिश्यूज़ को न्यूट्रिएंट नहीं मिल रही है तो लिथर्जी और पेन ये सब कुछ स्टार्ट हो जाती हैं।
अल्सरेशन टिपिकली अकर इन द एरिया अराउंड द टोज, और अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती हैं और ये अल्सरेशन ख़ास करके जो टोज हैं उनके इर्द गिर्द स्टार्ट हो जाती हैं। एंड द फुट यूजुअली टर्न डीप रेड विद डिपेंडेंट, और अगर फुट को किसी जगह पे रखा जाए यानी ज़मीन पे रखा जाए, डिपेंडेंट अगर फुट हो जाए तो फिर क्या होता है, फुट जो है वो डीप रेड कलर की हो जाती हैं। नेल्स में बी थिक एंड रिजिड, और नेल्स का ये होता है कि ये थिक हो जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं, रिजिज वाले लकीर बन जाती हैं नेल्स पे। यहाँ पे इस पिक्चर में जिसको मैंने जूम आउट किया हुआ है इसमें देख ले कि ये जो थिक रिज नेल्स आप लोगों को दिखाए गए हैं, थिक भी होते हैं और उसमें रिजिज यानी लाइन्स भी उसमें आई हुई होती हैं। हेयर लॉस होती हैं, यहाँ पे हेयर मौजूद नहीं है। पेल स्किन और शाइनी साथ में होता है, क्योंकि पेल जब भी होती हैं तो शाइनी सी उसकी अपीयरेंस होती है। और जो अल्सर बनती है उसकी वजह से रेडनेस आ जाती है और अल्सर ख़ास करके टोस में बन जाती हैं। इस साइड पे आप अगर लेफ्ट साइड पे देख ले तो यहाँ पे साइनोसिस आप लोगों को दिखाई गई है जो ब्लूइश डिस्कलरेशन है। साइनोसिस एंड पेलियर में इंडिकेट पुअर कार्डियक आउटपुट एंड टिश्यू परफ्यूजन। साइनोसिस और पेलियर से ये पता चल जाता है कि टिश्यू परफ्यूजन और कार्डियक आउटपुट दोनों पुअर है। तो यहाँ पे आप साइनोसिस और पेलियर में फ़र्क कर सकते हैं। साइनोसिस में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, देखिए फिंगर्स को देख ले इसमें कि साइनोसिस में ब्लूइश हो चुके हैं, और पेलियर में आप देख सकते हैं कि इनकी शाइनी अपीयरेंस है। तो दोनों ये शो करती हैं कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है और साथ में परफ्यूजन की कमी है बॉडी टिश्यूज़ को, तो इसलिए ये डिस्कलरेशन आ जाती है। क्रोनिक वेनस इंसफिशिएंसी, अब ये जो हमने डिस्कस किया ये आर्टीरियल इंसफिशिएंसी था, आर्टरीज का प्रॉब्लम था। अब अगर वेनस इंसफिशिएंसी हो गई यानी जो वेनस फ्लो है वो अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, वो इंटेक्ट नहीं है, तो फिर उससे क्या होता है। इन ए पेशेंट विद क्रोनिक वेनस इंसफिशिएंसी अल्सरेशन डेवलप अराउंड द एंकल, यानी वेनस इंसफिशिएंसी में अराउंड द एंकल जो है वो अल्सरेशन बनती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज इनसे बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि जो आर्टीरियल अल्सर होते हैं, आर्टरीज की वजह से, आर्टरीज की इंसफिशिएंसी की वजह से जो अल्सर बनती है वो कहाँ पे कॉमन है, तो ये आपको याद हो कि वो टोस में कॉमन है। और जो वेनस इंसफिशिएंसी की वजह से अल्सर्स बनते हैं वो अराउंड द एंकल कॉमन है। Pulses are present but may be difficult to find because of the edema. यहाँ पे पल्सेस प्रेजेंट होते हैं क्योंकि आर्टीरियल सप्लाई हो रही है, लेकिन क्या होता है वो मे बी उनको फाइंड करना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे वेनस इंसफिशिएंसी की वजह से एडिमा बन चुकी होती है। एडिमा वेनस इंसफिशिएंसी की वजह से हमेशा एडिमा बन जाता है। एडिमा इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे जब वेनस इंसफिशिएंसी हो जाती है तो वेन ऐसे ब्लड वेजल है जिसमें वन वे वाल्व्स होती हैं। तो वन वे वाल्व्स में अगर जो ब्लड की फ्लो है आगे की तरफ, यानी वो जब कमज़ोर हो जाते हैं वेनस इंसफिशिएंसी की वजह से, ये वाल्व भी कमज़ोर हो जाते हैं, जो वन वे वाल्व हैं वो जब कमज़ोर हो जाते हैं तो ब्लड फिर आगे की तरफ फ्लो करने के बजाय बैकवर्ड फ्लो करती हैं, और जब बैकवर्ड फ्लो करती हैं तो ये जो वेनस ब्लड है ये वापस आके जो पेरिफ्रीज है उनमें ये जमा हो जाती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे जमा होने की वजह से ब्राउनी डिस्कलरेशन भी पैदा होती है, ये एडिमा की वजह से। द फूड में बिकम साइनोटिक व्हेन डिपेंडेंट, और फूड को जब हम डिपेंडेंट करते हैं, किसी जगह पे रखते हैं, प्रेस करते हैं, तो फिर फूड जो है वो उसकी साइनोसिस हो जाती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। यहाँ पे पिटिंग एडिमा बता रहा है और ब्राउन पिगमेंटेशन। पिटिंग एडिमा आप देख सकते हैं, पिटिंग एडिमा जब एडिमा पे हम एडिमेटस जो टिश्यू है, जो ऑर्गन है, उस पर अगर हम प्रेस करें तो वहाँ पे अगर कैविटी बन जाए तो इसको हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पिटिंग एडिमा दिखाई गई है और नीचे ब्राउन पिगमेंटेशन दिखाई गई है। तो ये जो ब्राउन पिगमेंटेशन है ये एडिमा की वजह से है कि ये जो वन वे वाल्व है ये जब वीक हो जाते हैं, वीक होने की वजह से ब्लड ऊपर की तरफ जाने के बजाय वापस नीचे की तरफ चली आती हैं और यहाँ पे कम्युलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्राउन पिगमेंटेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है बाहर से। एडिमा, एडिमा क्या होती है? स्वेलिंग और एडिमा में इंडिकेट हार्ट फेलियर और वेनस इंसफिशिएंसी। अगर बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग एडिमा आपको नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्वेलिंग, ये जो एडिमा बना है ये या तो
हार्ट फेल्यूर की वजह से बना है या फिर वेनस इंसफिशिएंसी की वजह से बना है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये जो टू कंडीशन है, हार्ट फेल्यूर खास करके राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर और वेनस इंसफिशिएंसी, ये दो ऐसे कंडीशन है कि ये जब भी हो जाते हैं तो इनके साथ एडिमा ज़रूर होता है। राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर में का स्वेलिंग इन द लोअर लेग्स, और राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर की वजह से जो लोअर लेग्स है इनमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट में अगर स्पेस नहीं है तो फिर वेना केवा के थ्रू ब्लड वहाँ पे नहीं आती और ब्लड की वेग फ्लो होती हैं और पेरिफेरीज की तरफ वो मूव करती हैं। एडिमा में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम वेरिकोसिटीज आर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एडिमा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से भी बन सकती हैं और वेरिकोस वेन की वजह से भी बन सकती है। जब वेरिकोस वेन बन जाते हैं, डायलेटेड वेन होते हैं, तो उसमें भी ब्लड जमा हो जाती है जिसकी वजह से एडिमा बन जाता है। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जिसमें क्लोट फॉर्मेशन हो, जिसकी वजह से वन और मोर वेन्स ब्लॉक हो, और ख़ास करके ये लेग में होता है, इसको कहा जाता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। खास करके कॉमन एरिया लेग्स है इसके लिए। अब देखिए एबनॉर्मल पल्सेशन। A weak arterial pulse may indicate decreased cardiac output or increased peripheral vascular resistance। अगर पल्सेशन पल्सेस हमारे साथ आर्टीरियल पल्सेस अगर डिक्रीज आ रहे हैं, वीक है, वो बहुत ज़्यादा वीक हमें महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है और जो पीवीआर है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है, वो इंक्रीज है। जब भी पेरिफेरल वास्कुलर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होती है, तो उस टाइम पल्सेस वीक होती हैं। और ये कब होती है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज कब होती है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कब होती है, तो जब अगर कोई एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ है तो उस टाइम ये दो जो कंडीशन है वो हो सकते हैं। Strong or bounding pulsation usually occur in patient with a condition that causes increased cardiac output। और strong या bounding pulsation, बहुत ज़्यादा तेज़ pulsation, ऐसी pulsation कि वो आपके हैंड को, आपके फिंगर्स को आउटवर्ड मूव करे, तो ऐसे pulsation को हम कहते हैं strong और bounding pulsation। और ये तब होती है जब किसी भी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होती है। कार्डियक आउटपुट हाइपरटेंशन की वजह से इंक्रीज़ हो सकती है। अगर बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया है तो फिर हार्ट कंपनसेट करने के लिए कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करती हैं, तो उस टाइम हो सकती हैं। अगर एनीमिया है तो इसमें भी कंपनसेशन के लिए हार्ट कोशिश करती है और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करवा देती हैं, तो फिर इसकी वजह से भी बाउंडिंग पल्स हो सकते हैं। जिन लोगों को एनीमिया हो, जिन लोगों को हाइपोक्सिया हो, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, या जिन लोगों को कोई परेशानी है, एंजाइटी है, तो उस टाइम भी हार्ट की फंक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, तो इस वजह से इस टाइम बाउंडिंग या स्ट्रॉन्ग पल्स फील होते हैं। A thrill usually suggests a valvular dysfunction। थ्रिल क्या होता है, कोई पल्पेबल वाइब्रेशंस, कि वो अगर कोई टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है, यानी अगर कोई एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस फील होते हैं, पल्पेबल होते हैं, तो इनको कहा जाता है कि ये थ्रिल है। तो थ्रिल कब क्या सजेस्ट करती है, वाल्वुलर डिसफंक्शन को सजेस्ट करती हैं। जब भी वाल्वुलर डिसफंक्शन हो जाता है तो इसमें थ्रिल हमें जो है वो महसूस होती हैं। एबनॉर्मल पल्सेशन और उनकी काजेज़ यहाँ पे दी गई हैं स्टूडेंट्स। तो लिखा है एबनॉर्मल पल्सेशन में फर्स्ट वन है डिस्प्लेस्ड एपिकल इम्पल्स। अगर एपिकल इम्पल्स को आप फील कर रहे हो और वो डिस्प्लेस्ड है, यानी डिस्प्लेस मीन्स के जो एपिकल पल्स है उनका जो नॉर्मल प्लेस होता है वो मिट्रल एरिया होता है, तो अगर वो मिट्रल एरिया से पे सुनाई नहीं दे रहे हैं, पे फील नहीं हो रहे हैं और किसी और जगह पे आपको फील हो रहे हैं, तो उसको कहा जाता है डिस्प्लेस्ड एपिकल इम्पल्स। तो ये कब होती है, जब हार्ट फेलियर होती हैं तब होती हैं, जब हाइपरटेंशन होती हैं तब होती हैं। फोर्स एपिकल इम्पल्स, कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अगर एपिकल इम्पल्स हो रही हैं, तो ये तब होती हैं जब किसी भी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल कोई थायराइड डिजीज़ है, थायराइड टॉक्सिसिटी है, तो उस वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो सकती है। एनीमिया की वजह से हो सकती है, कोई भी ऐसा वजह हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। तो इस टाइम जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से एपिकल इम्पल्स भी फोर्सफुल होती हैं। आयोर्टिक, पल्मोनिक और ट्राइकस्पिड पल्सेशन,
आप देखिए कि आयोटिक पल्मोनिक ट्राइकास्पिड एरिया पे पल्सेशन क्यों होती हैं। अगर वाल्वुलर डिजीज़ है, अगर आयोटिक वाल्व की डिजीज़ है, अगर पल्मोनिक वाल्व की डिजीज़ है, अगर ट्राइकास्पिड वाल्व की डिजीज़ है, तो इन एरियाज़ पे हमें पल्सेशन फील होती हैं। हार्ट चैम्बर अगर इनलार्जमेंट हुआ है, तब आयोटिक एनोरिज्म अगर है तो उसमें आयोटा में पल्सेशन फील होती हैं। इपिगेस्ट्रिक पल्सेशन, हार्ट फेलियर आयोटिक एनोरिज्म, या तो हार्ट फेलियर की वजह से हो सकती है, या फिर अगर एब्डोमिनल आयोटा की एनोरिज्म है, वहाँ पर डायलेशन काज हुई है, बल्जिंग आउट हुई है आयोटा की, तो उस टाइम ये फील होती हैं। स्टर्नोक्लेविकुलर पल्सेशन, अगर स्टर्नम और क्लेविकल्स के दरमियान आपको पल्सेशन फील हो रही है तो ये थोरेसिक आयोटिक एनोरिज्म है, कि थोरेसिक एरिया में जो थोरेसिक आयोटा है उसमें एनोरिज्म हो गया है। स्लाइड लेफ्ट राइट स्टर्नल पल्सेशन, अगर स्लाइडली लेफ्ट साइड पे और स्लाइडली राइट साइड पे आपको स्टर्नम के राइट साइड और स्टर्नम के स्लाइडली लेफ्ट साइड पे अगर आपको पल्सेशन फील हो रही है तो एनीमिया की वजह से हो सकती है, एंजाइटी की वजह से हो सकती है, हार्ट की कार्डिक आउटपुट के इंक्रीज़ होने की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि एनीमिया में भी और एंजाइटी में भी और आपको ये कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा इस टाइम। और ख़ास करके अगर जो चेस्ट के वाल है वो थिन है, कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और चेस्ट वाल थिन है, तो उस टाइम स्लाइडली लेफ्ट राइट स्टर्नल पल्सेशन फील हो सकती हैं। स्टर्नल बॉर्डर हीव, अब स्टर्नल बॉर्डर हीव, हीव किससे कहा जाता है स्टूडेंट्स? हीव्स एक जब भी कोई स्ट्रोंग आउटवर्ड पुशिंग होती है, सडनली कोई स्ट्रोंग आउटवर्ड पुशिंग होती है चेस्ट वाल की, तो इसको कहा जाता है हीव्स। और ये हीव्स ज़्यादातर सिस्टोल के दौरान होती हैं, कि सिस्टोल के दौरान स्ट्रोंगली आउटवर्ड पुशिंग होती हैं चेस्ट वाल की, हमें जो है वो फील होती है, तो इसे कहा जाता है स्टर्नल बॉर्डर हीव। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वेंट्रिकुलर एनोरिज्म, अगर वेंट्रिकुलर एनोरिज्म है, वेंट्रिकल्स में बल्जिंग आउट हुई है, कोई भी रीजन से डायलेशन हुई है, तो इस वक्त हमें स्टर्नल बॉर्डर हीव जो है वो फील हो सकते हैं। और अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो उस टाइम भी हमें फील हो सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम एडिमा पढ़ रहे थे तो मैंने डायरेक्टली जो एब्नॉर्मल पल्सेशन है उस पे मैं गई थी, बल्कि यहाँ पे ये बुक है ना तो इसकी कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे जब हम एडिमा पढ़ रहे थे तो एडिमा के नीचे एडिमा के बारे में लिखा था और उसके टाइप्स भी थे, मैंने अभी देखा है। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। लिखा है एडिमा में भी पिटिंग और नॉन पिटिंग, के एडिमा के 2 टाइप्स है, या तो एडिमा पिटिंग होती है या नॉन पिटिंग होती है। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट ए swollen एरिया फॉर 5 सेकेंड देन क्विकली रिमूव इट। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एडिमा पिटिंग है या नॉन पिटिंग है, तो अपनी जो फिंगर है वो किसी भी जो एडिमा वाला एरिया है swollen एरिया, उसमें 5 सेकेंड तक प्रेस करे और फिर क्विकली रिमूव करे। तो क्या होता है पिटिंग एडिमा के दौरान? With pitting edema, pressure forces fluid into the underlying tissues, causing an indentation that slowly fills. कि अगर पिटिंग एडिमा है तो आपका जो प्रेशर है वो उस प्रेशर का जो फोर्स है उस फ्लूइड पे जब आ जाएगा तो अंडरलाइनिंग टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है वो उसमें आ जाएगी, और उसमें स्लो पहले तो वो डॉट बनेगा, फिर स्लोली वो फ्लूइड उसमें आ जाएगी और फिर वो फिल हो जाएगा। To determine the severity of pitting edema, estimate the indentation depth in centimeter. अब जो पिटिंग एडिमा है इसको एसेस करने के लिए कि कितना सीवियर है, कितना पिटिंग हो रही है, कितना केविटी बन रहा है, इसको देखने के लिए आप ये सेंटीमीटर्स में इसके डेप्थ को ले सकते हैं। यानी जब आप प्रेस करो और 5 सेकेंड तक प्रेस करो और हटाओ तो जो केविटी बनी है उसकी डेप्थ कितनी है वो आप देख सकते हैं, मेयर कर सकते हैं, और सेंटीमीटर में 1+, 2+, 3+ और 4+ इस तरह उसको ग्रेड दे सकते हैं। तो 4+ वाला जो होगा वो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। नॉन पिटिंग एडिमा क्या है? विथ नॉन पिटिंग एडिमा प्रेशर लीव्स नो इंडेंटेशन। नॉन पिटिंग एडिमा अगर है तो आप जितना प्रेस करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, तो इसमें कोई इंडेंटेशन, कोई केविटी नहीं बनेगी, बिकॉज फ्लूइड हैज़ कोगुलेटेड इन दिस टिश्यू। यहाँ पे जो फ्लूइड्स है वो कोगुलेटेड हुई है, वो नहीं मूव करेंगे। टिपिकली द स्किन फील्स यूजुअली टाइट एंड फॉर्म, तो इसमें स्किन जो है वो टाइट भी नज़र आती है और फॉर्म भी यानी मजबूत नज़र आती है। तो ये जो नॉन पिटिंग एडिमा है, नॉन पिटिंग एडिमा ज़्यादा सीरियस होती है बनिस्बत पिटिंग एडिमा के, क्योंकि इसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। अब देख ले एबनॉर्मल पल्सेस हम पढ़ रहे थे तो इसमें कुछ एबनॉर्मल पल्सेस दिए गए हैं।
दिस वेव फॉर्म इलस्ट्रेट एबनॉर्मल आर्टीरियल पल्सेस। अब ये जो वेव फॉर्म है ये सब एबनॉर्मल आर्टीरियल पल्सेस के वेव फॉर्म है। वीक पल्स किस तरह होती है? ए वीक पल्स हैज़ ए डिक्रीज एम्पलीट्यूड विद ए स्लोअर अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। वीक पल्स की एम्पलीट्यूड कम होती है और इसमें अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक यानी ऊपर की तरफ जाना और फिर नीचे की तरफ आना ये दोनों स्लो होती हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऊपर भी आराम आराम से जा रही है, फिर नीचे भी आराम आराम से और फिर दोबारा आराम आराम से ऊपर। इस किस्म की पल्सेस को हम कहते हैं वीक पल्स। पॉसिबल काज ऑफ ए वीक पल्स इंक्लूड इंक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस एज ऑकर इन कोल्ड वेदर और विद सीवियर हार्ट फेलियर। तो अगर पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है तो इस टाइम इस तरह वीक पल्स फील होती है, और ये तब होती है जब अगर कोल्ड वेदर है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है, या फिर अगर सीवियर हार्ट फेलियर है तो उस टाइम ये कंडीशन होती है वीक पल्स की। एंड डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज है तब भी होती है एज अकर विद हाइपोवोल्यूमिया और आयोटिक स्टेनोसिस। तो ये जो कंडीशंस है कि हार्ट फेलियर होती है, स्ट्रोक होती है और पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो ये तब होती है जब कोई हाइपोवोल्यूमिया होता है या फिर आयोटिक स्टेनोसिस होती है। यानी जो आयोटिक वाल्व है उसकी नेरविंग हुई होती है, आयोटा की नेरविंग हुई होती है। तो आयोटा की जब नेरविंग हुई होती है तो उस टाइम सही तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पे जो पल्स होती हैं वो वीक होती हैं। बाउंडिंग पल्स देख लें। ए बाउंडिंग पल्स हैज़ ए शार्प अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक विथ ए पॉइंटेड पीक। के बाउंडिंग पल्स में जो अप स्ट्रोक है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं और डाउन स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, लेकिन बीच में जो फासला है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी एक जो अप स्ट्रोक है उससे लेके दूसरे जो एक जो डाउन स्ट्रोक है उससे लेके एक अप स्ट्रोक तक फासला जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें ये जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं। द एम्पलीट्यूड इज़ एलिवेटेड, इसमें एम्पलीट्यूड एलिवेटेड होती है। पॉसिबल काज ऑफ द बाउंडिंग पल्स इंक्लूड, एम्पलीट्यूड इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं ना स्टूडेंट्स क्योंकि ये वेव है, वेव में एम्पलीट्यूड को हम देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी एम्पलीट्यूड अगर बाउंडिंग पल्स है तो एम्पलीट्यूड इसकी एलिवेटेड आएगी। पॉसिबल काज क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है एज विथ आयोटिक इंसफिशेंसी, स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ हो सकती है, आयोटिक इंसफिशेंसी के साथ हो सकती है, और स्टिफनेस ऑफ द एट्रियल वाल, जो आर्टरीज के वाल्व है, आर्टीरियल वाल है, उसकी अगर कोई स्टिफनेस है तो तब भी हो सकती हैं और एजिंग के साथ भी हो सकती हैं। पल्सस अल्टरनेंस, पल्सस अल्टरनेंस किसे कहते हैं? पल्सस अल्टरनेंस हैज़ ए रेगुलर अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ वीक एंड ए स्ट्रॉन्ग पल्स, के ऐसे पल्स जिसमें रेगुलर अल्टरनेटिंग पैटर्न होती है, रेगुलरली एक मुख्तलिफ़ किस्म का पैटर्न वो गेन कर लेते हैं पल्सेस, के वीक भी हो जाते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर वीक होते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग होते हैं। द पल्स इज एसोसिएटेड विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, और ये जो पल्सेस हैं वो हार्ट फेलियर की वजह से हैं। Pulsus bigeminus. Pulsus bigeminus is similar to the pulsus alterans but occur at irregular interval. अब देख लें कि पल्सिस बिजिमिनस भी पल्सस अल्टरनस की तरह है कि इसमें भी पीक लेवल और फिर जो है वो रिड्यूस लेवल, फिर पीक, फिर रिड्यूस, इस तरह होता है, लेकिन में इसमें इर्रेगुलर इंटरवल होती है, जो वक्फे होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। देखिए फर्स्ट वन जो है उसमें बहुत थोड़ा सा वक्फा आया हुआ है कि अब उसकी हो गई है डाउन, अप स्ट्रोक हो गई है और डाउन स्ट्रोक हो गई है, फिर जो है जो तीसरा वाला है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ है। तो इस तरह जो इर्रेगुलर इंटरवल्स के साथ होती हैं इसको हम कहते हैं पल्सस बिजिमिनस। दिस पल्स इज कास्ड बाय प्रीमेच्योर आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर ब्रीड, और ये कब होती है? जब प्रीमेच्योर आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर बीड्स होते हैं, सही तरीके से वो मेच्योर नहीं होते, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पल्सस बिजिमिनस होती हैं। पल्सस पैराडॉक्सस, पल्सस पैराडॉक्सस किसे कहते हैं? तो लिखा है पल्सस पैराडॉक्सस हैज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी साइकिल, यानी रेस्पिरेटरी साइकिल के साथ जो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं जिनकी एम्पलीट्यूड, तो इनको हम कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। Marked decrease occur when the patient inhale. Pulsus paradoxus is associated with pericardial tamponade, advanced heart failure and constrictive pericarditis. तो क्या होता है?
पल्सस पैराडॉक्सस में कि ये जो रिस्पायरेशन है उसके साथ ये चलती है, यानी जब पेशेंट इनहेल करता है तो डिक्रीज़ हो जाती है और एक्सहेल करता है तो इंक्रीज़ हो जाती है। लिखा है कि डिक्रीज़ ऑकर व्हेन द पेशेंट इनहेल, तो जब पेशेंट एक्सहेल करता है तो ये फिर इंक्रीज़ होती है। पल्सस पैराडॉक्सस इज एसोसिएटेड विद पेरिकार्डियल टेम्पोनाट, ये कब होती है? जब हार्ट की बाहर की तरफ से वो चिपका हो चुकी होती है, चिपक जाती है हार्ट अंदर की तरफ, यानी कोई पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन है तो उस वजह से, तो फिर उस टाइम होती है, हार्ट फेलियर के दौरान होती है। और अगर कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, यानी पेरिकार्डियम जो है उसमें कंस्ट्रिक्शन है, टाइटनेस है, ऐसी पेरिकार्डाइटिस है तो उसके लिए भी उस टाइम भी ये कंडीशन होती है। देखिए इंस्पायरेशन में आप देख सकते हैं, इंस्पायरेशन में बिल्कुल स्लो जा रही हैं और जब एक्सपायरेशन होती है तो बढ़ जाती हैं और फिर उसी टाइम स्लो हो जाती हैं। पल्सस बिफेरियंस, पल्सस बिफेरियंस किसे कहते हैं? पल्सस बिफेरियंस शो एन इनिशियल अप स्ट्रोक, ए सब्सिक्वेंट डाउन स्ट्रोक, देन अनदर अप स्ट्रोक ड्यूरिंग सिस्टोल। यानी पल्सस बिफेरियंस जो है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें इनिशियली अप स्ट्रोक होता है, फिर सब्सिक्वेंटली आराम से डाउन स्ट्रोक होती है और फिर अनदर जो है वो अप स्ट्रोक होती है। पल्सस बिफेरियंस इज कास्ड बाय आयोटिक स्टेनोसिस एंड आयोटिक इंसफिशिएंसी, जब भी आयोटिक वाल स्टेनोसिस या फिर आयोटिक वाल इंसफिशिएंसी होती है तो उस टाइम पल्सस बिफेरियंस होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है एबनॉर्मल हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड। S3 is normal finding in children and young adult. However, an abnormal S3 is commonly heard in patient with high cardiac output. S3 अगर हम हार्ट साउंड सुनते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू, तो जब हमें S3 साउंड सुनाई देगी बच्चों में और यंग एडल्ट में तो ये नॉर्मल है। यंग एडल्ट और बच्चों में नॉर्मली S3 साउंड हमें सुनाई देती है। लेकिन लिखा है कि अगर ये S3 साउंड सुनाई देती हैं इससे जो ऊपर के एज वाले लोग होते हैं, यानी यंग एडल्ट से जो अबाव एज के लोग होते हैं उनमें, तो इन लोगों में S3 साउंड सुनने का मतलब ये है कि इन लोगों को कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। जब हाई कार्डियक आउटपुट हो जाती हैं तो पेशेंट्स के हार्ट पे S3 साउंड हमें सुनाई देती है, चाहे वो जिस भी वजह से हो। तो ये जो पेशेंट्स में एबनॉर्मली हमें S3 साउंड सुनाई देती हैं इसको कहा जाता है वेंट्रिकुलर गैलप। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि कौन से साउंड को वेंट्रिकुलर गैलप कहा जाता है, तो S3 साउंड को वेंट्रिकुलर गैलप कहा जाता है। इट ऑकर्स इन एडल्ट, S3 में भी एक कार्डिनल साइन ऑफ हार्ट फेलियर। अगर ये जो S3 साउंड है वेंट्रिकुलर गैलप है ये एडल्ट्स में सुनाई दे, यानी यंग एडल्ट से अबाव एज के लोगों में सुनाई दे, तो हार्ट फेलियर की कार्डिनल साइन होती है। ऑफन कंपेयर टू द वाई साउंड इन केंटकी, S3 इज लो पिच एंड ऑकर व्हेन द वेंट्रिकल फिल्स रैपिडली। लिखा है कि जो केंटकी है, केंटकी एक स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसमें क्या किया जाता है कि ज़्यादातर ये जो S3 साउंड है इसको वाई साउंड से कंपेयर किया जाता है कि S3 जो है वो किस तरह वाई साउंड की तरह है या नहीं, इस तरह इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जिस तरह वाई जो है वो एक लो पिच साउंड है तो इसी तरह S3 भी एक लो पिच साउंड है, इसलिए इसको केंटेकी वाले जो लोग होते हैं वो वाई साउंड के साथ कंपेयर करते हैं। उनको वाई जैसा साउंड सुनाई देता है इस तरह लो पिच वाला, तो उसको वो S3 का नाम दे देते हैं। और S3 कब होती हैं? तो जब भी वेंट्रिकल्स फिल होते हैं तेज़ी के साथ, जब किसी भी वजह से तेज़ी के साथ फिल होते हैं तो उस तेज़ी के साथ फिल होने की वजह से S3 साउंड प्रोड्यूस होती हैं। इट फॉलोज S2 इन एयरली वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और जो डायस्टोल का जो फर्स्ट स्टेज होता है, यानी वो जो एयरली स्टेज होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, तो उसमें ये S2 साउंड के बिल्कुल बाद जस्ट आफ्टर S2 साउंड S3 साउंड सुनाई देती हैं। In addition to heart failure, S3 may also be associated with conditions such as pulmonary edema, arterial septal defect, acute myocardial infarction, and the last trimester of pregnancy. तो यहाँ पे लिखा है कि इसके साथ साथ, यानी हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो S3 साउंड है ये कार्डिनल साइन है हार्ट फेलियर का। जिन लोगों को हार्ट फेलियर होती है तो उसमें S3 साउंड ज़रूर सुनाई देती हैं। तो लिखा है कि इसके साथ साथ कि जिन लोगों को हार्ट फेलियर है उसके साथ साथ ऐसे लोगों को जिनको पल्मोनरी एडिमा हुआ है, जिनको आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट है, एट्रिया के दरमियान का जो सेप्टम है उसमें सुराख है, एक्यूट
एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है और लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी है, तो इन सब टाइम में S3 साउंड सुनाई दे सकती हैं। ये आपने याद रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर S3 साउंड सुनाई दिया तो आप जस्ट कहोगे ये कार्डियक फेलियर है। आपने आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है और लास्ट में अपना डिसीजन लेना है कि मसला क्या है। तो प्रेगनेंसी में भी जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होती है तो इस वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और कार्डियक आउटपुट इसलिए ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में क्योंकि जो बच्चा होता है उसको ब्लड चाहिए होती है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो इस वजह से S3 इज़ बेस्ट हियर्ड एट द एपेक्स व्हेन द पेशेंट इज़ लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। नर्स क्या बोल रही है? नर्स यहाँ पे बोल रही है कि S3 साउंड सही तरीके से कहाँ पे एपेक्स पे सुनाई देती है, और अगर पेशेंट लेफ़्ट साइड पे सोया हुआ है, लाई किया हुआ है लेफ़्ट साइड पे, तो उस टाइम आप एपेक्स पे, हार्ट के एपेक्स पे अगर सुनो तो S3 साउंड आपको वहाँ पे सही तरीके से अच्छे से सुनाई देती हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है फोर्थ हार्ट साउंड। Fourth heart sound S4 is the abnormal sound called atrial gallop। अब ये भी एक एबनॉर्मल साउंड है जिसको हम एट्रियल गैलप कहते हैं। अब देखिए S3 साउंड को वेंट्रिकुलर गैलप और S4 साउंड को एट्रियल गैलप कहते हैं। एट्रियल गैलप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एट्रियम के जो सिस्टोल होती हैं तो उस टाइम ये साउंड जो है वो सुनाई देती हैं, तो इसी वजह से इसको एट्रियल गैलप कहा जाता है। और जो दूसरा जो साउंड होती है S3 साउंड, वो वेंट्रिकल की जो सिस्टोल होती हैं उस टाइम सुनाई देती हैं, तो उस टाइम इसको कहा जाता है वेंट्रिकुलर गैलप। Their seat over the tricuspid are mitral areas when the patient is on the left side। और ये कहाँ पे सुनाई देती हैं? एट्रियल गैलप यानी S4 साउंड तो ट्राइकस्पिड एरिया पे या मिट्रल एरिया पे सुनाई देती हैं पेशेंट अगर लेफ्ट साइड से सोया हुआ है। इट इंडिकेट इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वेंट्रिकुलर फिलिंग। जब वेंट्रिकुलर फिलिंग को रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, यानी ऑलरेडी अगर ब्लड मौजूद है, हार्ट के अंदर प्रेशर ज़्यादा है और वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं हो रही है, तो उस टाइम ये एट्रियल गैलप साउंड सुनाई देती हैं। You may hear S4 in elderly patient or in those with hypertension, aortic stenosis or a history of myocardial infarction। ये कब सुनाई देती हैं? उन पेशेंट में जिनको हाइपरटेंशन हो, जिनको aortic stenosis हो, aortic valve की stenosis हो गई है, नैरो हो गई है, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री हो, तो उनमें हो सकती हैं। S4 commonly described as sounding like टेनेसी, यानी S4 इस तरह सुनाई देती है टेनेसी। इस तरह आपको सुनाई अगर वो साउंड दे दे तो आप कहते हैं कि ये S4 साउंड है। occurs just before S1 after एट्रियल कंट्रक्शन। जब एट्रियल कंट्रक्शन होती हैं तो जो S1 है, जो S1 साउंड है, उसके बिल्कुल बाद, उससे बिल्कुल पहले, यानी बिल्कुल जो एट्रियल की कंट्रक्शन होती है तो उससे पहले, यानी जो स्टोल होती है तो उससे बिल्कुल जस्ट बिफोर, जो S1 साउंड है उससे जस्ट बिफोर आपको ये साउंड सुनाई देती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पेरिकार्डियल फिक्शन रब। When inflamed pericardial surfaces rub together, they produce a characteristic high-pitched friction noise of grating or scratchy quality known as pericardial friction rub। जब inflamed pericardial surfaces, कोई भी inflamed यानी inflammation हुए पेरिकार्डियल सरफेसेस अगर एक दूसरे से लग जाए, रब कर जाए, तो इससे हाई पिच फ्रिक्शन नॉइज़ बन जाती है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, जो कि रगड़ने की जो आवाज़ होती है, यानी स्क्रैची मीन्स रगड़ना और ग्रेटिंग भी रगड़ने को कहते हैं, तो इस किस्म की जो आवाज़ होती है इसको हम पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब कहते हैं। ए क्लासिक साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम पेरिकार्डाइटिस, ए पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब में रिजल्ट फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जब भी पेरिकार्डाइटिस होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिकार्डियम में, तो उस टाइम पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब साउंड सुनाई देती है, और ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी होती है, रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी होती है, और कार्डियक ट्रॉमा की वजह से भी होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के रीज़न है जिसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस और फिर पेरिकार्डाइटिस की वजह से पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब साउंड सुनाई देती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है whenever auscultation reveal on abnormal heart sound, try to identify the sound as it timing in the cardiac cycle। यानी कह रहा है कि अगर अस्कल्टेशन से एबनॉर्मल साउंड आपको सुनाई देती है तो उस साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ट्राई करें, और ये कब होती है, यानी किस टाइम होती है कार्डियक साइकिल के दौरान, उसका भी पता लगाना है।
नोविंग दोज कैरेक्टरिस्टिक कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई द पॉसिबल काज ऑफ द साउंड। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को मालूम हो तब जाके आप इसकी जो साउंड की काज है वो सही तरीके से मालूम कर सकते हो। यूज़ दिस चार्ट टू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। तमाम इंफॉर्मेशन को टुगेदर करने के लिए ये चार्ट आप लोगों को दिया गया है। इसमें तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है एबनॉर्मल हार्ट साउंड से रिलेटेड। एबनॉर्मल हार्ट साउंड, एसेंशुएटेड S1 साउंड। एसेंशुएटेड S1 साउंड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये जो एसेंशुएटेड लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कि मोर प्रोमिनेंट होना और मोर नोटिसेबल होना। तो ये ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें जो हार्ट साउंड है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है S1, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें सुनाई देती हैं, मोर नोटिसेबल हमें सुनाई देती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है एसेंशुएटेड S1 साउंड। तो ये तब होती हैं जब हार्ट रेट फास्टर होती है और वेंट्रिकुलर प्रेशर फास्टर होती है। इसकी वजह से जो S1 साउंड है वो प्रोमिनेंट हमें सुनाई देती है। तो ऐसे कंडीशन जैसा कि थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, एनीमिया हो गया, जिसमें हार्ट कंपनसेशन करने के लिए, एनीमिया में कंपनसेशन करने के लिए, और थायरोटॉक्सिकोसिस तो एक हाई मेटाबॉलिक स्टेट होती है, तो इसमें हार्ट के वेंट्रिकल्स पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है और हार्ट रेट जो है वो फास्टर हो जाती हैं। तो इसीलिए ये जो S1 साउंड है ये मोर प्रोमिनेंट होती हैं। तो इस टेबल का जो हिस्सा है हॉरिजेंटली वो इस तरह इसमें नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पे देख ले कि ये जो एसेंशुएटेड S1 साउंड है इसकी टाइमिंग क्या है? बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। सिस्टोल के स्टार्ट में ये जो एसेंशुएटेड साउंड है ये हमें सुनाई देती हैं, सिस्टोल के बिल्कुल स्टार्ट में। और इसकी पॉसिबल काज क्या हो सकती हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिट्रल स्टेनोसिस आर फीवर। अगर मिट्रल वाल्व की स्टेनोसिस है तो तब ये साउंड होती है, और अगर फीवर होती है तो तब ये साउंड हमें सुनाई दे सकती है। और बाकी के काजेस मैंने भी आप लोगों को बता दिए। दूसरा जो एबनॉर्मल हार्ट साउंड है वो है डिमिनिश्ड S1 साउंड। तो डिमिनिश्ड S1 साउंड कब प्रोड्यूस होती है? बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल में डिमिनिश्ड हार्ट S1 साउंड भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, और ये तब होती हैं जब मिट्रल वाल्व इनसफिशेंसी हो, जब हार्ट ब्लॉक हो, या सीवियर मिट्रल वाल्व इनसफिशेंसी हो, और उस इनसफिशेंसी इसलिए इनसफिशेंसी हो कि उसमें कैल्सिफिकेशन हो गई है। तो जब हम मिट्रल वाल्व इनसफिशिएंसी पढ़ रहे थे HN में, तो मैंने आप लोगों को बताया कभी कभार इस तरह होती है कि कैल्सिफिकेशन हो जाती है वाल्व की, उसमें एबनॉर्मली कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, और उस एबनॉर्मल कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से मिट्रल वाल्व इनसफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर ऐसी इनसफिशिएंसी है कि जिसमें कैल्सिफिकेशन हुई है, या सीवियर काइंड ऑफ इनसफिशिएंसी है मिट्रल वाल्व की, या फिर हार्ट ब्लॉक है, यानी कोई कंडक्शन जो है वो ब्लॉक हो चुकी है उस टाइम, या फिर अगर वाल्व जो है वो इमूवेबल हो गई है किसी भी वजह से, तो उस टाइम सिस्टोल के स्टार्ट में हमें डिमिनिश्ड S1 साउंड सुनाई देती हैं। तीसरा एबनॉर्मल साउंड है स्प्लिट S1 साउंड। स्प्लिट S1 साउंड का मतलब होता है कि S1 साउंड जो है वो स्प्लिट हो रही है, वो डिफ्यूज हो रही है, फैल रही है। तो ये तब होती है जब मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड कंपोनेंट टू द S1 साउंड, कि S1 साउंड में अगर मिट्रल वो कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं और ट्राइकस्पिड कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये इस तरह होता है स्टूडेंट्स कि नॉर्मली मिट्रल वाल्व और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, दोनों एक साथ एक ही वक्त पे क्लोज होती हैं, तो उससे S1 साउंड निकलती हैं और वो नॉर्मल होती हैं। तो इसमें स्प्लिट S1 इसलिए होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से पहले मिट्रल वाल्व क्लोज होती है, फिर ट्राइकास्पिड क्लोज होती हैं कुछ मुद्दत बाद, या फिर पहले ट्राइकास्पिड क्लोज होती हैं और फिर कुछ मुद्दत बाद मिट्रल क्लोज होती है। तो दोनों की जो कंपोनेंट्स हैं वो इसमें अलग अलग आ जाते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा डिफ्यूज काइंड ऑफ साउंड होती है जिसको हम स्प्लिट S1 साउंड कहते हैं। तो इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग की बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, ये भी हमें बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल में सुनाई दे सकती हैं, सिस्टोल के शुरू में। और ये कब सुनाई देती हैं? इसकी पॉसिबल काज क्या है? तो लिखा है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक आर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन।
अगर प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन हो रहे हैं। प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन का मतलब ये है कि सही तरीके से अभी रिलैक्सेशन नहीं हुई है कि दोबारा से वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, या फिर बंडल ब्रांच की ब्लॉकेज है, बंडल ब्रांच से आगे जो कंडक्शन सिस्टम है वो काम नहीं कर रही है, वहाँ पे ब्लॉक हो गई है, तो इस टाइम भी स्प्लिट S1 और S2 साउंड अकर हो सकती हैं। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे एसेंशुएटेड S2 और डिमिनिश्ड S2 साउंड, यानी या तो एसेंशुएटेड साउंड हमें नज़र आती है या फिर उसके बाद डिमिनिश या इनऑडिबल S2 साउंड हमें सुनाई देती हैं। तो ये कब सुनाई दे सकती हैं? तो लिखा है कि ये एंड ऑफ द सिस्टोल, एंड ऑफ द सिस्टोल में सुनाई देती हैं। और ये कब होती हैं? जब पल्मोनरी और सिस्टमिक हाइपरटेंशन होती हैं, तो उस टाइम हमें एसेंशुएटेड S2 साउंड सुनाई देती हैं, कि यानी मोर प्रोमिनेंट S2 साउंड हमें सुनाई देती हैं जब हाइपरटेंशन हो या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो या सिस्टमिक, दोनों किस्म का हाइपरटेंशन हो। और जो डिमिनिश्ड S2 साउंड है वो तब सुनाई देती है कि अगर आयोटिक या पल्मोनिक स्टेनोसिस हो। तो आयोटिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व स्टेनोसिस के दौरान हमें डिमिनिश्ड S2 साउंड सुनाई देगी, और पल्मोनरी या सिस्टमिक हाइपरटेंशन के दौरान एटेन्यूएटेड यानी हमें प्रोमिनेंट S2 साउंड सुनाई देगी। इसके बाद है कि persistent S2 split aortic and pulmonic component to the S2 साउंड, वही के persistent S2 split। अब इसमें S2 की स्प्लिटिंग हो रही है, S2 साउंड जो है वो डिफ्यूज़ हो रहा है। तो ये इसलिए होता है कि या तो आयोटिक या फिर इसमें आयोटिक वाल्व जो है वो पहले क्लोज होती है, फिर कुछ देर बाद पल्मोनिक वाल्व, या फिर पल्मोनिक वाल्व पहले और फिर कुछ देर बाद आयोटिक वाल्व। तो दोनों के कंपोनेंट अलग अलग इस साउंड में ऐड हो जाते हैं, जिससे ये साउंड कुछ फैल जाती हैं कुछ वक्त तक, जिसको कहते हैं स्प्लिट S2 साउंड। तो स्प्लिट S2 साउंड कब सुनाई देती है, इसकी टाइमिंग क्या है? तो लिखा है कि ये भी एंड ऑफ द सिस्टोल में सुनाई देती हैं, और उसकी काज ये है कि डिलेड क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वाल्व यूजुअली फ्रॉम द ओवरफिलिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल, के अगर पल्मोनिक वाल्व की क्लोजिंग जो है वो डिले हो रही है, या तो उसकी वजह ये हो सकती है कि राइट वेंट्रिकल्स की ओवरफिलिंग हो रही है, तो काजिंग प्रोलॉन्ग्ड सिस्टोलिक इजेक्शन टाइम। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सिस्टोलिक इजेक्शन टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, और ये साउंड भी डिफ्यूज़ हो जाता है। इसके अलावा लिखा है कि reversed or paradoxical S2 split that appear during exhalation and disappear during inspiration। तो नॉर्मली इस तरह होता है स्टूडेंट्स के S2 स्प्लिट साउंड जो है वो नॉर्मली जब भी इंस्पायरेशन होती है तो उस टाइम S2 साउंड स्प्लिट होती हैं, और जब एक्सहेलेशन होती है तो उस टाइम S2 साउंड जो है वो स्प्लिट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मली क्या होता है, जब एक्सहेलेशन होती है तब S2 साउंड स्प्लिट होती है, और जब इंस्पायरेशन होती है तो उस टाइम जो है वो एब्सेंट हो जाती हैं। तो इसको कहा जाता है पैराडॉक्सिकल, के नॉर्मली जो कुछ होता है उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हो रहा है। तो ये कब होती हैं? लिखा हुआ है कि एंड ऑफ द सिस्टोल के एंड में होती हैं। और कब होती हैं? डिलेड वेंट्रिकुलर स्टिमुलेशन, अगर वेंट्रिकुलर स्टिमुलेशन की डिले हो गई है, अगर लेफ़्ट बंडल ब्रांच में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर अगर प्रोलॉन्ग लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम, अगर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम प्रोलॉन्ग हो गई है, तो उसकी वजह से ये जो पैराडॉक्सिकल साउंड है वो हमें सुनाई देती है S2 साउंड की। इसके बाद लिखा हुआ है कि S3 वेंट्रिकुलर गैलप और S4 एट्रियल आर प्री सिस्टोलिक गैलप। अब ये जो S3 साउंड है इसे हम वेंट्रिकुलर गैलप कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, और S4 साउंड को हम एट्रियल गैलप या फिर प्री सिस्टोलिक गैलप भी इसको कहते हैं। तो ये कब हमें सुनाई देती हैं? तो इसके लिए टाइम लिखी गई है कि जो S3 साउंड है वो एयरली डायस्टोल में हमें सुनाई देती है, जो कि जिसका
रीज़न ये होता है कि ओवर डिस्टेंशन ऑफ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द रैपिड फिलिंग सेगमेंट। ये जो डायस्टोल की रैपिड फिलिंग सेगमेंट होती हैं उस टाइम अगर ओवर डिस्टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं वेंट्रिकल्स, तो उस टाइम ये साउंड सुनाई देती है। या फिर अगर मिट्रल वाल्व इनसफिशिएंसी है या वेंट्रिकुलर फेल्यूर है उसमें सुनाई देती है। लेकिन बच्चों में अगर हमें स्त्री साउंड सुनाई दे या लॉन्ग एडल्ट्स में, तो उस टाइम स्त्री साउंड नॉर्मल होती हैं, उनमें नॉर्मली सुनाई दे सकती हैं। और लास्ट में जो साउंड था कि S4 साउंड, तो वो कब सुनाई देती है, तो वो लेट डायस्टोल के दौरान सुनाई देती है और उसके भी मुख्तलिफ़ किस्म के रीज़न होते हैं जो कि हमने S4 साउंड पढ़ते हुए डिस्कस किया हुआ है। और लास्ट में ये है कि पेरिकार्डियल फिक्शन रब साउंड। तो पेरिकार्डियल फिक्शन रब साउंड एक ग्रेटिंग या लेदरी साउंड होती है जो कि लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे हमें सुनाई देती है। ग्रेटिंग और लेदरी साउंड का मतलब ये है कि रगड़ने की आवाज़ जैसी आवाज़ होती है। यूजुअली ये मफल्ड होती हैं। मफल्ड के इसकी जो सुनाई देने की जो कैपेसिटी है वो तेज़ नहीं होती, स्लो होती हैं। हाई पिच साउंड होती हैं और ट्रांजिएंट होती हैं। यानी जो नॉन लाउड साउंड होते हैं उसको हम मफल्ड साउंड कहते हैं। किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर कोई साउंड की किसी साउंड की लाउडनेस कम हो जाती है तो उसको हम मफल्ड साउंड कहते हैं, म्यूटेड साउंड को। तो ये हाई पिच साउंड होती हैं, मफल्ड साउंड होती हैं और ट्रांजिएंट साउंड होती हैं। ट्रांजिएंट मीन्स के ये कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ये सुनाई देती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर शॉर्ट टाइम के लिए सुनाई देती हैं। तो पेरिकार्डियल फिक्शन रब की जो काज है वो ये है कि जब भी पेरिकार्डाइटिस होती है तो उस टाइम हमें, या कार्डियक टेम्पोनाड होती है तो उस टाइम हमें पेरिकार्डियल फिक्शन रब साउंड सुनाई देती हैं। पेरिकार्डियल फिक्शन रब देखिए लिखा हुआ है कि when inflamed pericardial surface rub together, कि जब भी inflamed pericardial, इन्फ्लेमेशन वाला पेरिकार्डियल जब एक दूसरे के साथ रबिंग करती हैं तो उससे जो हाई पिच वाली फिक्शन नॉइज़ प्रोड्यूस होती हैं जो कि रगड़ने के जैसे आवाज़ होती हैं, इसको हम पेरिकार्डियल फिक्शन रब कहते हैं। और ये क्लासिकल साइन है कि पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन है। जब भी पेरिकार्डाइटिस हो जाती है तो ये साउंड हमें सुनाई देती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी कभी पेरिकार्डियल फिक्शन रब हमें सुनाई दे तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर, पेरिकार्डियम के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन है स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लिखी गई है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। मर्मर साउंड, इफ़ यू आइडेंटिफाई ए हार्ट मर्मर लिस्टन क्लोजली टू डिटरमिन इस टाइमिंग इन कार्डिक साइकिल। अगर आपको मर्मर साउंड सुनाई दे तो आपने क्लोजली कार्डिक साइकिल में इसकी टाइमिंग देखनी है कि कितने टाइमिंग के लिए ये मर्मर साउंड सुनाई दे रही है। देन डिटरमिन इट्स अदर कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद पहले टाइम को और फिर उसके बाद आप इसके जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक है वो देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ब्लोविंग साउंड है। ब्लोविंग साउंड कैसी साउंड होती है? ब्लोविंग साउंड जब भी आपको सुनाई दे कि ये जो साउंड होती है हवा की, यानी जिस तरह तेज़ हवा चल रही है तो उससे किस किस्म का साउंड निकलता है, तो ऐसे साउंड को कहते हैं ब्लोविंग साउंड। तो ये उस जैसी होती हैं या म्यूज़िकल होती हैं। म्यूज़िकल मीन्स कि इस साउंड की कोई कंट्रोल पिच होती है, ख़ास किस्म के पिच से चल रही होती हैं, तो उसको कहा जाता है म्यूज़िकल। या फिर हर्श साउंड भी हो सकती हैं। हर्श साउंड ऐसी साउंड के उसको ब्रेन के लिए वो अनबियरेबल हो, ब्रेन उसको बर्दाश्त न कर सके, यानी वो एक रेस्टलेस काज करने वाली एक साउंड हो, तो इसको हर्श साउंड कहा जाता है। और रम्बलिंग साउंड जो है वो एक ऐसी साउंड की कंटिन्यूसली अगर लो साउंड आ रही है तो उसको रम्बलिंग साउंड कहा जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपने नोट करने हैं। इसके अलावा पिच देखनी है कि पिच कैसी है, मीडियम पिच की है, हाई पिच की है या लो पिच की साउंड है। और लोकेशन भी देखनी है कि मर्मर साउंड जो है वो कहाँ पे लाउडेस्ट है, कहाँ पे स्लो है, ये आपने देखनी है। यूज ए स्टैंडर्ड 6 लेवल ग्रेडिंग स्केल टू डिस्क्राइब द इंटेंसिटी यानी लाउडनेस ऑफ द मर्मर। और एक ग्रेडिंग स्केल है 1 से लेके 6 तक, आपने वो यूज़ करनी है और उसके थ्रू मर्मर साउंड वो बतानी है। वो कैसा है?
अगर आपको बहुत आराम से, बियरली मीन्स बहुत ज़्यादा आराम से आपको ऑडिबल है मरमर साउंड, यानी जो ट्रेंड एयर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, तो उनको अगर सुनाई दे तो इसको कहा जाता है ग्रेड 1। इसको आप ग्रेड 1 देंगे। फिर अगर आपको क्लियरली ऑडिबल हो तो आप उसको ग्रेड 2 मरमर कहेंगे। अगर मॉडरेटली लाउड हो तो ग्रेड 3 मरमर कहेंगे। और अगर लाउड, इतना लाउड हो कि आपको पल्पेट करने से भी वाइब्रेशन महसूस हो रही है, तो इसको कहा जाता है कि थ्रिल। तो अगर बहुत लाउड साउंड है और साथ में आपको पल्पेशन भी हो रही है वाइब्रेशन की, तो उसको आप ग्रेड 4 मरमर साउंड कहेंगे। और अगर वेरी लाउड विथ ए पल्पेबल थ्रिल, बहुत ज़्यादा लाउड है और साथ में आप पल्पेशन कर रहे हो तो वाइब्रेशन फील हो रही है, इस तरह आपको सुनाई दे रहा है। और जब आप स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो अगर आप बिल्कुल पार्शियल कांटेक्ट भी ले आए चेस्ट के साथ, तो उस पार्शियल कांटेक्ट से भी आपको ये सुनाई दे, तो इसको आप ग्रेड 5 मरमर साउंड कहेंगे। और अगर एक्सट्रीमली लाउड है, साथ में पल्पेबल थ्रिल भी है, पल्पेट करने से वाइब्रेशन भी फील हो रही है, और स्टेथोस्कोप को आप जस्ट से जस्ट ऑफ करें तो फिर भी आपको सुनाई दे रही है, यानी बिल्कुल उसको अगर आप ऐसा रखें कि बिल्कुल हल्की सी टच हो स्टेथोस्कोप की चेस्ट वाल के साथ, तो तब भी अगर आपको सुनाई दे तो आप इसको कहेंगे ग्रेड 6 मरमर साउंड। Heart murmur are described according to their timing, quality, and pitch and location. This chart outlines various type of murmur and their possible causes. Heart murmur sound जो है वो उनकी टाइमिंग को देख के हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके क्वालिटी को देख के डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उनके पिच और लोकेशन को देख के हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये जो चार्ट है इसमें ये क्वालिटी और लोकेशन और टाइमिंग बताई गई है कि अगर मर्मर साउंड जो है वो आपको सुनाई दे रहे हैं मिड सिस्टोलिक वे पे, यानी सिस्टोल के दौरान, तो सिस्टोल स्टार्ट हुआ, बीच में जाके आपको मर्मर साउंड सुनाई दे रही हैं, तो ये क्यों होता है? सिस्टोलिक इजेक्शन के दौरान ये सुनाई देती हैं, यानी सिस्टोलिक इजेक्शन जब स्टार्ट होती हैं तो आपको सुनाई देती हैं। तो इसकी क्वालिटी ऐसे साउंड जो कि मिड सिस्टोलिक वे पे आपको सुनाई देती हैं, तो ये हर्ष साउंड होते हैं। हर्ष साउंड का मैंने आप लोगों को बता दिया कि हर्ष साउंड ऐसे साउंड जो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस काज करते हैं, तो ऐसे साउंड को हर्ष साउंड कहा जाता है। रफ विथ मीडियम टू हाई पिच, और रफ साउंड होती हैं और इसकी पिच मीडियम टू हाई हो सकती हैं, कभी कभार मीडियम होती हैं, कभी हाई पिच होती हैं। और लोकेशन इसकी पल्मोनिक है, पल्मोनिक एरिया पे हम इसको सुन सकते हैं। और पॉसिबल काज इसकी पल्मोनिक स्टेनोसिस है। अगर पल्मोनिक वाल्व की स्टेनोसिस हो गई है तो उस टाइम हमें मिड सिस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई देगी। या फिर अगर आयोटिक स्टेनोसिस हो गई तो उस टाइम भी हमें मिड सिस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई देगी। और आयोटिक स्टेनोसिस की वजह से जो मिड सिस्टोलिक साउंड हमें सुनाई देती है मर्मर साउंड, उसे हम आयोटिक और सब स्टर्नल नोच के ऊपर उसको हम सुन सकते हैं। और ये भी हर्ष, रफ विथ मीडियम टू हाई पिच साउंड होती हैं। उसके बाद होलोसिस्टोलिक मर्मर साउंड है। होलोसिस्टोलिक मर्मर साउंड के ये सिस्टोल के मिड में सुनाई नहीं देती, बल्कि सिस्टोल के स्टार्ट से लेके एंड तक सुनाई देती है। पेन सिस्टोलिक मीन्स के पूरे सिस्टोल के दौरान सुनाई देती हैं। तो इसकी क्वालिटी हर्ष होती हैं और ये हाई पिच साउंड होती हैं। ये ट्राइकस्पिड एरिया पे हमें सुनाई दे सकती हैं। और इसकी पॉसिबल काज के ट्राइकस्पिड एरिया पे अगर सुनाई दे रही है तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से ट्राइकस्पिड एरिया पे हमें हर्ष विद हाई पिच मर्मर साउंड सुनाई देगी और थ्रू आउट द सिस्टोल सुनाई देगी। अगर मिट्रल इंसफिशिएंसी की वजह से पेनसिस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई दे रही है तो ये हमें मिट्रल और लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर इन एरियाज पे सुनाई देगी। और ये ब्लोविंग विथ हाई पिच साउंड होगी, तेज़ हवा चल रही है इस किस्म की साउंड सुनाई देगी और हाई पिच की होगी। और अगर ट्राइकस्पिड वाल्व इंसफिशिएंसी की वजह से पेनसिस्टोलिक साउंड सुनाई दे रही है, पेनसिस्टोलिक मर्मर साउंड, तो वो ट्राइकस्पिड एरिया पे आपको सुनाई देगी और वो भी ब्लोविंग साउंड होगी, उसकी भी हाई पिच होगी। तो ये जितने भी एरियाज़ हैं इन साउंड्स के साथ ये आपने याद रखने हैं।
एयरली डायस्टोलिक साउंड, एयरली डायस्टोलिक मरमर साउंड कब होती हैं? तो डायस्टोल के स्टार्ट में, डायस्टोल के स्टार्ट में ये स्टार्ट होती हैं और डायस्टोल मिड तक पहुंच जाती हैं तो ये ख़त्म होती हैं। तो ये भी ब्लोविंग साउंड होते हैं, हाई पिच वाले साउंड। और ये मिड लेफ्ट स्टर्नल एज, जो मिड लेफ्ट साइड वाला स्टर्नल एज है, स्टर्नम का जो कोना है और मिड और लेफ्ट साइड वाला, तो उसमें यानी ये आयोटिक एरिया में सुनाई नहीं देती, ये मिड लेफ्ट साइड पे स्टर्नल एज पे सुनाई देती हैं, स्टर्नम के बिल्कुल मिड पे लेफ्ट एज पे सुनाई देती हैं। और ये आयोटिक इनसफिशेंसी की वजह से होती हैं। जब भी आयोटिक वाल्व की इनसफिशेंसी होती है तो इस एरिया में ब्लोविंग और हाई पिच साउंड सुनाई देती हैं और डायस्टोल के एयरली स्टेज में, स्टार्ट में सुनाई देती हैं। और अगर यही एयरली डायस्टोलिक मरमर साउंड पल्मोनिक इनसफिशिएंसी की वजह से है तो उसमें पल्मोनिक एरिया पे सुनाई देती है और वो ब्लोविंग और हाई पिच साउंड होती है। मिड डायस्टोलिक टू लेट डायस्टोलिक मरमर साउंड, कभी कभी इस तरह भी होता है कि डायस्टोल के स्टार्ट में एक मरमर साउंड स्टार्ट होती है या डायस्टोल के एंड में मरमर साउंड स्टार्ट होती है, तो उसकी काज ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो सकती है। जब भी ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होती है तो ट्राइकस्पिड एरिया पे और लोअर राइट स्टर्नल बॉर्डर पे रम्पलिंग और लो पिच वाली साउंड सुनाई देती है, तो ये मिड डायस्टोलिक टू लेट डायस्टोलिक मरमर साउंड होती है। रम्बलिंग मीन्स के कंटिन्यूसली लो पिच में साउंड सुनाई देती हैं। इसके बाद लिखा है कन्फिगरेशन आर पैटर्न रिफर टू चेंजेस इन मरमर इंटेंसिटी। ये जो मरमर साउंड है इनके इंटेंसिटी में जो चेंजेस आते हैं तो उनके लिए, उनको समझने के लिए, उनके पैटर्न को समझने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक वेव लाइक पैटर्न दिखाई गई है कि कभी कभार मरमर साउंड क्रिसेंडो होते हैं। क्रिसेंडो मरमर साउंड ऐसे मरमर साउंड होते हैं कि वो अगर प्रोग्रेसिवली लाउडर होते जा रहे हैं, जिस तरह इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है कि स्टार्ट में छोटे से हैं, फिर बड़े और फिर बड़े होते जाते हैं। तो इस किस्म के मरमर साउंड को, जिसकी पैटर्न जो है वो स्टार्ट में स्लो और फिर प्रोग्रेसिवली लाउडर होती जाती हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं क्रेसेंडो मरमर साउंड। और दूसरा है डी क्रेसेंडो मरमर साउंड। डी क्रेसेंडो मरमर साउंड ऐसी मरमर साउंड जो कि स्टार्ट में आपको लाउडर सुनाई दे और फिर प्रोग्रेसिवली सॉफ्टर होता जाए, तो इसको हम कहते हैं डी क्रेसेंडो मरमर साउंड। और फिर है क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो मरमर साउंड। ये ऐसी मरमर साउंड है कि लिखा हुआ है क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो मरमर साउंड आल्सो कॉल्ड एज डायमंड शेप्ड हेयर। तो इसको कहा जाता है डायमंड शेप हेयर। देखिए ये बारीक बारीक से वेव बने हुए हैं और बिल्कुल डायमंड का शेप बना हुआ है क्रेसेंडो डी क्रेसेंडो में। तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो स्टार्ट में लो होती है, फिर पीक में पहुंच जाती हैं और फिर डिक्रीज़ होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टार्ट में डिक्रीज, फिर पीक और फिर डिक्रीज, इस तरह ये डायमंड शेप बना देती हैं। तो इसमें पहले क्रिसेंडो और फिर डी क्रिसेंडो, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्रिसेंडो एंड डी क्रिसेंडो मरमर साउंड। एक होता है प्लेचू शेप्ड मरमर साउंड। तो प्लेचू शेप्ड मरमर साउंड, उसकी इंटेंसिटी इक्वल रहती है, उसकी इंटेंसिटी में फिर कोई चेंजेस नहीं आते, तो इसको कहा जाता है प्लेचू शेप्ड मरमर साउंड, जिस तरह आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाई गई है। अब यहाँ पे वस्कुलर अल्सर्स आप लोगों को दिखाए गए हैं। वेनस अल्सर रिजल्ट फ्रॉम वेनस हाइपरटेंशन। दीज अल्सर द मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग लोअर लेग अल्सर आर टिपिकली फाउंड अराउंड द एंकल। यानी वेनस अल्सर वेनस हाइपरटेंशन की वजह से काज होती हैं। जब वेनस हाइपरटेंशन होती है तो उसकी वजह से वेनस अल्सर्स बनते हैं और ये कॉमनली लोअर लेग में होते हैं और टिपिकली ख़ास तौर पर ये एंकल के इर्द गिर्द अराउंड द एंकल मौजूद होते हैं। तो इससे एमसीक्यूज बन सकती हैं कि वेनस अल्सर की काज के वेनस हाइपरटेंशन और कहाँ पे होती हैं, तो अराउंड द एंकल, लोअर लेग में।
लिम्फेटिक अल्सर रिजल्ट फ्रॉम लिम्फेडीमा। कभी कभार लिम्फेटिक अल्सर्स भी बनते हैं। लिम्फेटिक अल्सर्स लिम्फेडीमा की वजह से बनते हैं। लिम्फेटिक अल्सर्स ऐसे अल्सर्स के लिम्फेटिक सिस्टम की कोई भी कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से अल्सर्स बने तो उसको कहा जाता है लिम्फेटिक अल्सर। तो अगर लिम्फेडीमा है, लिम्फ की एडीमा बन चुकी है और उस वजह से अल्सर्स बन रहे हैं तो फिर ये लिम्फेटिक अल्सर्स हैं। इन विच कैपिलरीज आर कंप्रेस्ड बाय थिकन टिश्यू, टिश्यूज थिकन हो जाते हैं और कैपिलरीज कंप्रेस हो जाते हैं विच ओक्लूड ब्लड फ्लो टू द स्किन। यहाँ पे लिम्फेडीमा की वजह से, लिम्फ की एडीमा बनने की वजह से क्या होता है कि ये जो स्किन है वो थिक हो जाती हैं और कैपिलरीज को सप्रेस करती हैं, तो फिर आगे स्किन को ब्लड सप्लाई नहीं होती और ब्लड फ्लो की कमी की वजह से फिर ये इस किस्म के अल्सर्स बन जाते हैं। लिम्फेटिक अल्सर्स आर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू ट्रीट बिकॉज ऑफ रिड्यूस ब्लड फ्लो। ये फिर ट्रीट करने के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होती। तो ब्लड फ्लो जिस जगह में नहीं होती वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचते और न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं पहुँचते तो वो जगह पे ट्रीट नहीं हो सकती। दिस फोटो शो ए पेशेंट विद लिम्फेडीमा। ये जो फोटो शो हो रही है पेशेंट को लिम्फेडीमा है और साथ में लिम्फेटिक अल्सर इसमें बना हुआ है। Note that vascular ulcers differ in appearance and severity depending on the part of the vascular system that affected. Vascular ulcers का भी यही है कि vascular ulcers उस एरिया पे, जिस एरिया पे बने हैं तो उस एरिया पे डिपेंड करता है कि वो एरिया कितना इम्पोर्टेंट एरिया है। जितना इम्पोर्टेंट एरिया होगा तो उतना ज़्यादा सीवियर भी अल्सर बनेंगे। आर्टीरियल अल्सर रिजल्ट फ्रॉम आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज़। अगर आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज़ है, आर्टरीज में ओक्लूजन हुई है तो उस वजह से जो आर्टीरियल अल्सर है वो बन जाते हैं। कास्ड बाय इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू ड्यू टू आर्टीरियल इंसफिशेंसी। आर्टीरियल इंसफिशेंसी है, इस वजह से ब्लड टिश्यूज़ को सही तरीके से नहीं पहुंच रही है तो उसमें अल्सर्स बन जाती हैं। देट आर कॉमनली फाउंड एट द डिस्टल एंड ऑफ द आर्टीरियल ब्रांचेज। तो वो कहाँ पे मेनली ज़्यादातर जो डिस्टल एरियाज़ है आर्टीरियल ब्रांचेस के तो उसमें ये अल्सर्स बनते हैं। तो स्पेशली एट द टिप ऑफ द टोज़ के जो टिप्स होते हैं उसमें बनती है। द कंसर्न ऑफ नेल बेड आर ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस। नेल बेड पे बनते हैं या फिर बोनी प्रोमिनेंसेस पे बनते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को शो की गई हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का क्लास वर्क हो गया कि इसमें आप देखेंगे और ये जो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 यहाँ पे जो भी आर्टरीज़ शो की गई हैं तो इन आर्टरीज़ के मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बता दे कि फर्स्ट वन में कौन से आर्टरी की तरफ इशारा किया जा रहा है, सेकंड नंबर पे कौन से आर्टरी की तरफ इशारा किया जा रहा है, थर्ड पे और इसी तरह अप टू 9 पे। अब देख ले यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कार्डिक साइकिल इज़ रेगुलेटेड बाय, यानी आप लोगों को कार और साइकिल इनके थ्रू बता रहा है कि द कार्डिक साइकिल इज़ रेगुलेटेड बाय इम्पल्सेस दैट नॉर्मली स्टार्ट एट द हार्ट्स एस नोड। यानी जो कार्डिक साइकिल है वो किस तरीके से रेगुलेटेड होती है, तो वो इम्पल्सेस के थ्रू रेगुलेटेड होती हैं और इम्पल्सेस कहाँ पे बनते हैं, एस नोड पे बनते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुका आप लोगों का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम असेसमेंट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं जब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।